हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 16 अप्रैल को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है न्यू डेटा लॉ अ बैरियर टू जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच। ये आर्टिकल द हिंदू से लिए हैं। जो न्यू डेटा लॉ है वो कौन सा है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट। ये एक्ट किस तरीके से एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है जर्नलिस्टिक फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो जर्नलिस्ट की फ्री स्पीच है उसको किस तरीके से ये प्रभावित कर रहा है। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपको मेंस में आ सकता है डीपीडीपी एक्ट अ बैरियर टू जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच, एक्सप्लेन, डिस्कस, कमेंट, सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा। 3 ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके बारे में बात करेंगे जो एडवर्सली इम्पैक्ट कर रही है जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच को, और इसको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इस इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियाज़ आर्टिक इम्पेरेटिव। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है GS2 मेंस के लिए। तो इसमें हम इंडिया की आर्टिक पॉलिसी, उसके 6 पिलर की बात करेंगे। आर्टिक काउंसिल के बारे में चर्चा की जाएगी जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और इंडिया का जो रिन्यूड इंटरेस्ट है आर्टिक में वो क्यों हुआ है, उसके 3 रीजंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये एस्पेक्ट जो है आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं, आर्टिक काउंसिल प्री में आ सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई है। आप मोर में क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज, और उसके थ्रू आप जो है हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है न्यू डेटा लॉ अ बैरियर टू जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डीपीडीपी एक्ट आपको इस बार पूछा जा सकता है। प्री में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख सकता है। यहाँ पर जो प्रोविजंस होंगे डीपीडीपी एक्ट के वो आपको आ सकते हैं। तो प्री और मेंस एस्पेक्ट कवर करेंगे। बेसिकली आर्टिकल में हम क्या बात करेंगे कि जो आपका नया लॉ बनाया गया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उस एक्ट के थ्रू किस तरीके से जो जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच है, जो जर्नलिस्ट लोगों की फ्री स्पीच है, वो उसके लिए एक बैरियर बन चुका है जो नया एक्ट बनाया गया है। तो किस तरीके से बैरियर बना है, क्या हम चेंज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है, ये पूरी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की जाएगी। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अगस्त 2023 में जो है पास किया गया, और फाइनली ये एक्ट बन चुका है। गवर्नमेंट अब इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रही है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रूल्स नोटिफाई करने होते हैं राजपत्र में, गैजेट में, और जैसे ही रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे ये एक्ट इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। और जो रूल्स है वो एक्सपेक्टेड है कि जनरल इलेक्शंस के बाद नोटिफाई कर दिए जाएंगे। जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है? ऑन यूज़र गिविंग कंसेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ देयर पर्सनल डेटा। जो लॉ है उसमें यूज़र की कंसेंट मैंडेटरी है। जब तक कि यूज़र की कंसेंट नहीं होगी उनका डेटा कोई भी डेटा प्रोसेसर क्या नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, उसे प्रोसेस नहीं कर सकता। बेसिकली इसमें बेसिक राइट प्रोवाइड किए गए हैं टू एक्सेस एंड इरेजर ऑफ डेटा। लेट से आपने कंसेंट दे दी डेटा यूज़ करने के लिए, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो डेटा का इस्तेमाल जो है बंद किया जाए, उसे इरेज किया जाए पब्लिक प्लेटफॉर्म से, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द मोमेंट आप रिक्वेस्ट करेंगे आपका डेटा रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह के बेसिक राइट्स दिए गए हैं इस एक्ट में। इसके अलावा ऑब्लिगेशन ऑन कंपनीज डाला गया है, कुछ ऑब्लिगेशन डाला गया है, उनको ये सारे राइट्स को इंश्योर करना होगा लोगों के। गलत तरीके से आप डेटा नहीं ले सकते। जो भी डेटा प्रोसेसर कंपनीज़ हैं, है ना, जैसे कि सोशल मीडिया कंपनी है, जब तक कंसेंट नहीं है तब तक के आप किसी का पर्सनल डेटा नहीं लेंगे। तो उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन लगा दिए गए हैं कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, अदरवाइज़ आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। और ये चीज़ें प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, इसको देखने के लिए एक ग्रीवेंस रिट्रेसल कमेटी बनाई गई है, जिसके थ्रू सारे कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है। तो मेनली हमारा
ये क्या था, डीपीडीपी एक्ट था। लेकिन इस एक्ट में एक इनविजिबल इम्पैक्ट है जर्नलिस्ट की फ्री स्पीच पर। जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो इनविजिबल है, दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। टिपिकली डेटा प्रोटेक्शन लॉ exempt journalist activity from privacy obligations such as notifying user and taking their consent before using their personal data। जनरली जितने भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ हैं उसमें जो कंसेंट लेने वाली चीज़ है उसको जो है एग्जम्प्ट किया गया है जर्नलिस्ट के लिए, कि अगर जर्नलिस्ट किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो उसे कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंसेंट वाला जो प्रोविज़न है जर्नलिस्ट के लिए जनरली नहीं होता है, उन्हें एग्जम्पशन दिया जाता है। लेकिन इस एक्ट में जो फाइनल ड्राफ्ट बन के आया था उसमें ये एग्जम्पशन हटा लिया गया। इनिशियली जो 3 ड्राफ्ट बने थे, अलग अलग ड्राफ्ट आए थे इसके, पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, उसमें ये प्रोविज़न था, लेकिन जब फाइनली रिव्यू किया तो जर्नलिस्ट के लिए ये प्रोविज़न हटा दिया गया, ये एग्जम्पशन हटा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच है उसको किस तरीके से ये प्राइवेसी एक्ट इम्पैक्ट कर सकता है। तो लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे एक एमपी की परफॉर्मेंस पर आर्टिकल लिखना है और उसके लिए मुझे साक्ष्य की ज़रूरत होगी। तो मैं उसका जो पर्सनल डेटा होगा वो चेक करूँगा, वो कितनी मीटिंग कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, प्राइवेट जेट यूज़ कर रहा है, चार्टर्ड प्लेन यूज़ कर रहा है, कितने बार यूज़ कर रहा है, इसके अलावा उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो क्या है, किस तरह के उसके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी फैमिली वालों की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी। सो ये सारा का सारा पर्सनल डेटा है। और अगर एक बार पर्सनल डेटा लेकर के बिना कंसेंट के मैं ये आर्टिकल लिख देता हूँ तो वो जो पर्सन होगा वो प्रोटेक्टेड होगा अंडर द डीपीडीपी एक्ट। क्यों प्रोटेक्टेड होगा? क्योंकि यहाँ पर उसका बेसिक राइट जो है क्या हुआ है, वायलेट हुआ है। पहली बात तो मैंने कंसेंट नहीं ली। अगर मैं कंसेंट लेके डेटा लूँगा तो वो मुझे आर्टिकल लिखने नहीं देंगे, और अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ विदाउट कंसेंट तो यहाँ पर उनके पास अधिकार है कि वो अपना जो भी डेटा है पब्लिक डोमेन में जो मैंने आर्टिकल लिखा है वो उसे इरेज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अगर हम गवर्नमेंट के जो एमपीज़ हैं या फिर एमएलएज़ हैं, अगर हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए उनके जो कार्य हैं, जो एक्शन वो लिए हैं पिछले 5 सालों में, उसके लिए अगर हम कुछ भी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं तो वो भी डीपीडीपी एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर वीक होती नज़र आ रही है। जो गवर्नमेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है थ्रू मीडिया यहाँ पर वीक होती दिख रही है। तो ये जो है इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका जो जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच है डीपीडीपी एक्ट के प्रोविजंस के कारण क्या हो रही है, एक बहुत बड़ा बैरियर बनकर आ रही है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविज़न है, द डीपीडीपी एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी डेटा प्रोसेसर इन इंडिया। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जो भी डेटा प्रोसेसर है उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकती है। हम लोगों ने जो डेटा प्रोसेसर है उससे अपने क्या लिए, सोर्सेज से पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिए। जो भी जर्नलिस्ट होते हैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी सोर्स से ही मांगेंगे। अब जिस सोर्स से लिए उस सोर्स की आइडेंटिटी रिवील करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो है आर्टिकल लिखा तो सरकार बोलेगी ये आपने डेटा कहाँ से लिया, आपके जो डेटा प्रोसेसर है वो कौन है, कहाँ से डेटा आया, उनका नाम आप बताइए। तो मेरे सोर्स की जो आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो पूरे देखा जाए तो ये तीनों प्रोविजंस के कारण एक्सेस, इरेजर और गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है डेटा प्रोसेसर की वो कभी भी कॉल की जा सकती है। इन तीनों प्रोविजंस के कारण ओवरऑल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एक्सप्रेशन है जर्नलिस्ट की, उसको बहुत बड़ा खतरा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। मीडिया एज अ फोर्थ पिलर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। सरकार के द्वारा जो एग्जम्पशन था उसे क्यों हटा लिया गया, इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं दिया गया है। तो हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जब भी कोई लॉ लेकर आते हैं या बिल लेकर आते हैं तो पहले उसे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है।
इसी तरीके से डीपीडीपी एक्ट भी आया था, अलग अलग ड्राफ्ट आया, उसमें पब्लिक डिस्कशन हुआ, पब्लिक डोमेन में रखा गया, लोगों ने अपने व्यूज़ दिए, लेकिन जो व्यूज़ दिए गए सरकार ने उस व्यू को कभी पब्लिक नहीं किया। तो क्या चेंज कर सकते हैं हम, जो भी फीडबैक दिए जा रहे हैं उसे भी पब्लिक डोमेन में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, और उसके बाद लोगों को पता चले कि क्या क्या इश्यूज़ हैं एक्चुअल बिल में, और सरकार ने किस इशू को कंसिडर किया है, किस इशू को नहीं किया है, और फिर जिसको कंसिडर किया है उसकी रीजनिंग क्या दी है सरकार ने। कम से कम प्रॉस आउटवे करना चाहिए कॉन्स को, तभी कोई भी प्रोविज़न इंक्लूड किया जाना चाहिए। इर्रेशनल तरीके से कोई भी प्रोविज़न इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इस तरीके से हम जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फीडबैक को भी पब्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉल्यूशन है अभी तुरंत का इमीडिएट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या किया जा सकता है, सरकार ने जो एक्ट है उसके अंदर पावर लेके रखी है टू एग्जम्प्ट एनी डेटा प्रोसेसर और क्लासेस ऑफ डेटा प्रोसेसर फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब केंद्र सरकार रूल्स में नोटिफाई कर सकती है, किसी भी डेटा प्रोसेसर को एग्जम्प्ट कर सकती है इस प्रोविज़न से। तो यहाँ पर जर्नलिस्ट को भी एग्जम्प्ट किया जा सकता है जो भी रूल्स नए बनाए जाएंगे। तो अभी जो रूल्स नहीं आए हैं वो रूल्स में एग्जम्पशन दिया जा सकता है जर्नलिस्ट को। इमीडिएटली अगर देखें तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, इसी के थ्रू जर्नलिस्ट की जो फ्रीडम है उसको क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, और डेमोक्रेसी को दोबारा से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। होपफुली आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसे और कुछ ज़्यादा नहीं है। जो प्रोविजंस हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। प्रीलिम्स में आपको ऐसे प्रोविज़न पूछे जा सकते हैं, और मेंस में डायरेक्टली आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो डीपीडीपी एक्ट है वो जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक्सप्लेन, कमेंट। तो आपको इस तरीके से सब्सटेंशिएट करना होगा। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है इंडियाज़ आर्टिक इम्पेरेटिव। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की जो आर्टिक पॉलिसी है उसके बारे में बात करेंगे। 6 पिलर्स कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो पॉलिसी डायलेमा है उस पर बात करेंगे, और किस तरीके से इंडिया आर्टिक में एंगेजमेंट कर रहा है, आर्टिक काउंसिल क्या है, आर्टिक काउंसिल कब बनी है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। तो इंडिया और आर्टिक के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। अब आर्टिकल शुरू कर लेते हैं, देखते हैं आर्टिकल आया क्यों है। दिसंबर 2023 को इंडिया के 4 साइंटिस्ट ने मेडन विंटर एक्सपीडिशन शुरू किया है इंडिया के रिसर्च स्टेशन हिमाद्री में, जो कि आर्टिक में है। हिमाद्री की बात कर लेते हैं। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? इंटरनेशनल आर्टिक रिसर्च बेस में, जो कि स्यालवार्ड नॉर्वे में है। इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक में हुआ करते थे, एक का नाम गंगोत्री है और एक का नाम भारती है। गंगोत्री जो पहला हुआ करता था वो तो अब जो है डिकमीशन हो गया है। जो दूसरा है वो भारती है, जो कि अंटार्कटिका में है, और आर्टिक वाले का नाम क्या है? हिमाद्री। ये आपको याद रखना होगा, आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो पहली बार ये विंटर एक्सपीडिशन किया गया है। अभी तक के जब भी हमारे साइंटिस्ट जाया करते थे, कब जाते थे? समर में। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है विंटर में हमारे साइंटिस्ट वहाँ गए हैं और रिसर्च करना शुरू किया है। विंटर में जाना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विंटर के समय में यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -15 डिग्री के अराउंड होता है, और इस एनवायरनमेंट में इंडिया के साइंटिस्ट जो कि ट्रॉपिकल कंट्री से आ रहे हैं उनका एडजस्ट करना इतना आसान नहीं था, और ये सक्सेसफुल जो है एक्सपीडिशन रहा है। चारों साइंटिस्ट वहाँ रहे, रिसर्च की, और फिर वापस इंडिया में आ चुके हैं। तो ये एक तरीके से काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपीडिशन था इंडिया का। फर्स्ट टाइम विंटर में जा कर के रिसर्च करी गई हिमाद्री में, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों किया गया, क्या रीज़न थे, ये वाली चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। इतना देर क्यों हो गई? अभी तक के सिर्फ समर में ही जाया करते थे, विंटर में जाना डिसाइड क्यों किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके 3 रीज़न पे चर्चा करेंगे। उससे पहले इंडिया और आर्टिक जो आर्टिक है उसके बीच में एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं। इंडिया आर्टिक में कोई न्यू कमर नहीं है। इसका इन्वॉल्वमेंट 1920 से चल रहा है, जब इंडिया ने स्यालवर्ड ट्रीटी इन पेरिस साइन की थी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है।
2007 में इंडिया ने अपना पहला रिसर्च मिशन जो है वहाँ पर शुरू किया था, जिसका मेन पर्पस क्या था, टू इन्वेस्टिगेट आर्टिक माइक्रोबायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड जियोलॉजी। एक साल बाद 2008 में इंडिया ने वहाँ पर रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया, अपना रिसर्च बेस बनाया जिसका नाम क्या था, हिमाद्री। तो 2008 में हिमाद्री को इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया एकमात्र डेवलपिंग कंट्री थी चाइना के अलावा जो कि अपना रिसर्च स्टेशन आर्टिक में बनाई हुई थी। इंडिया को 2013 में आर्टिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया गया। इसके अलावा इंडिया ने जो है मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी सयालवट में 2014 में कमीशन की। 2016 में एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी सेटअप की गई। मेन इनका पर्पस क्या है यहाँ पर रिसर्च करने का, और टू एग्जामाइन द आर्टिक आइस सिस्टम एंड द ग्लेशियर एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर्टिक मेल्ट ऑन हिमालय एंड इंडियन मानसून। जो आर्टिक ओशन है या जो आर्टिक है हमारा, वहाँ पर जितना तेज़ी से हीटिंग हो रही है उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इंडियन मानसून के लिए, इंडिया हिमालय के लिए, ओवरऑल अगर हम वेदर की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें। तो ये बेसिकली हमारे क्या हैं, टारगेट हैं वहाँ पर रिसर्च स्टेशन में जाके रिसर्च करने के। ये मेनली क्या है, इंडिया और आर्टिक के बीच में एंगेजमेंट हो गया। तो अब रीज़न की बात कर लेते हैं। फाइनली इंडिया विंटर में आखिर क्यों गया, क्यों इंडिया को ऐसा लगा कि विंटर में जाना चाहिए, क्या चेंज हुआ, इंडिया की पॉलिसी क्यों बदली। तो पहला रीज़न तो ये है, अभी जो है रिसेंटली ये कंफर्म हो चुका है कि जो आर्टिक है वो बहुत तेज़ी से वार्म हो रहा है, फास्टर देन प्रीवियसली थॉट। ऐसी कई सारी रिपोर्ट इस पुष्टि को कंफर्म करती है, और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के मॉनसून में भी देखने को मिल रहे हैं। जो ग्रीन हाउस गैस के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण हमारा इंडियन मॉनसून बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है ये कैसे एग्जामाइन किया जाएगा, जब वहाँ पर जाके रिसर्च होगी। बाकी कंट्री के लोग अपने यहाँ का वेदर सिस्टम देखेंगे, इंडियन मॉनसून के लिए वो तो रिसर्च नहीं करेंगे, तो किसको एंट्री करनी पड़ेगी, इंडिया को ही एंट्री करनी पड़ेगी। इसलिए इंडिया ने फाइनली जो है विंटर में भी एक्सपीडिशन शुरू किया है और रिसर्च चालू की है। दूसरा, इंडिया का जो इंटरेस्ट है आर्टिक में वो रिसेंटली इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आर्टिक सी रूट है वो धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। यहाँ पर पहले बर्फ़ हुआ करती थी, लेकिन अब वार्मिंग इतनी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये जितनी भी बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, और जो आर्टिक सी रूट है वो खुल जाएगा, और यहाँ पर फिर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, शिपिंग शुरू हो जाएगी, और ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक और रूट खुलने के कारण इंडिया यहाँ पर पोटेंशियली देख रहा है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो इस एरिया से किया जा सकता है और इंडिया को बहुत बेनिफिट हो सकता है। ओवरऑल इंडिया का टाइम, इंडिया की जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनका टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा और सिक्योरिटी कॉस्ट बचेगी फॉर ट्रांसमिटिंग गुड्स, फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गुड्स। तो इंडिया के जो इकोनॉमिक रीजंस हैं उसके कारण भी कंपल्शन हो रहा है। थर्ड, जियोपॉलिटिक्स के कारण चाइना का इन्वेस्टमेंट आर्टिक में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए इंडिया को थोड़ी चिंता हो गई है। रशिया भी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, और रिसेंटली जो जियोपॉलिटिक्स कंपेल कर रही है इंडिया को यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट और टाइम बढ़ाने के लिए, अपना फोकस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो एक ऐसा रीजन है जो कि अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल वाला रीजन है। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, तो ये रीजन में एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है फ्यूचर में, और अनसस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन ना हो, अनसस्टेनेबल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट ना किया जाए, इसमें भी इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए इंडिया जो है धीरे धीरे दोबारा से इंडिया का इंटरेस्ट आर्टिक में हो रहा है, और इंडिया जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है। जो नए रूल्स बनेंगे आर्टिक से रिलेटेड उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करना चाहता है, जस्ट पार्टनर नहीं होना चाहता है, रूल मेकिंग में जो है इन्वॉल्व होना चाहता है। इसलिए इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो तेज़ी से बढ़ा है। इंडिया के जो 6 पिलर हैं वो क्या हैं ऑफ आर्टिक पॉलिसी, वो देख लेते हैं। इंडिया का जो मेन फोकस है वो है साइंटिफिक रिसर्च एंड क्लाइमेट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे। तो पहला है आपका साइंटिफिक रिसर्च, दूसरा है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, थर्ड है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी,
फिफ्थ है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सिक्स्थ है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी है, लेकिन एक एस्पेक्ट जिसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, वो कौन सा एस्पेक्ट है? इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड रियलाइजेशन ऑफ दिस पोटेंशियल। इकोनॉमिक पोटेंशियल में यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, उस रिसोर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है उसमें अभी इंडिया की पॉलिसी क्लियर नहीं है। यहाँ पर जो फ्यूल है उसे एक्सट्रैक्ट करना है नहीं करना है, या फिर इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना है। इसमें पूरे वर्ल्ड में एक कंसेंसस अभी नहीं है। रशिया जो है चाहता है कि यहाँ पर जो भी फ्यूल है उसको वो एक्सप्लॉइट करे, जो चाइना है वो भी यही चाहता है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री है वो इतना नहीं चाहती कि यहाँ के फ्यूल को एक्सप्लॉइट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल अगर हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे अननेसेसरली जो क्लाइमेट चेंज है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये सारा जो डिलेमा है उसमें इंडिया भी अपने आप को पा रहा है। अभी क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया को आगे कैसे जाना है। इसमें नॉर्वे और इंडिया दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं। इंडिया के लिए एक बेहतर और सस्टेनेबल पॉलिसी बनाई जा सकती है। जितनी भी नॉर्डिक कंट्री है, इंडिया उनकी मदद ले सकता है, उनके साथ प्रॉपर एंगेजमेंट कर सकता है और एक बढ़िया और सस्टेनेबल पॉलिसी बना सकता है। और इंडिया जो है एज अ डिसीज़न मेकर आगे जो भी रूल्स बनेंगे ओवरऑल रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये हमारा क्या था? आर्टिकल था। मेनली प्रीलिम्स में आपको क्या आएगा यार? आर्टिक काउंसिल के ऊपर आएगा। ठीक, तो आर्टिक काउंसिल कब बनाई गई? 1996 में। और ये क्या है? गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कंट्रीज़ हैं इनमें। मेनली जो बनाई गई है वो किसके थ्रू बनाई गई है? ओटावा डिक्लेरेशन। ठीक, ये डब्ल्यू है। ओटावा डिक्लेरेशन के अंदर ये बनाई गई है। इसमें 8 सरकमपोलर कंट्रीज़ है। इंडिया इसका मेंबर है क्या? नहीं है। अभी हमने पढ़े थे इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस 2013 में मिला है। कौन कौन से मेंबर हैं? कनाडा। दूसरा कौन सा है? यूके। थर्ड कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क में ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड भी आता है। फोर्थ कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। पांचवी आइसलैंड। छठवीं रशिया। सातवीं स्वीडन और आठवीं यूएसए। प्लीज़ इसको याद रखेंगे। चाइना आर्टिक काउंसिल का मेंबर नहीं है, इंडिया भी मेंबर नहीं है। दोनों को क्या है? ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। ठीक, इसका जो मैंडेट है वो मेनली क्या है? टू प्रोटेक्ट द आर्टिक एनवायरनमेंट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक्स एंड सोशो कल्चरल वेलबींग ऑफ इंडिजिनस पीपल। मेन जो पर्पस है इस काउंसिल को बनाने का वो आर्टिक के एनवायरनमेंट को बढ़ाना, प्रोटेक्ट करना है, और ओवरऑल जो इकॉनमी है, सोशो कल्चरल वेलबींग है इंडिजिनस पीपल की, उसको प्रमोट करना है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? नॉर्वे में। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। होपफुली आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो ना समझ में आए। 3 रीज़न आपको समझ में आए कि इंडिया का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है आर्टिक में। ये हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।